नमस्कार, आप देख रहे हो रफ्तार मीडिया में। आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन। सीएम धामी समेत राज्य से 250 प्रतिनिधि होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए जीत का बनेगा प्लान। उत्तराखंड में क्राउड फंडिंग से भी नहीं भर पा रही कांग्रेस की झोली। 2 महीने में जमा हुए सिर्फ 25 लाख। बड़े नेता और विधायकों की कोशिश भी बेकार। देहरादून में उपनल कर्मियों का आंदोलन तेज। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आवास घेरने की कोशिश। मांग पूरी न होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। और देहरादून में सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस अनिवार्य। घंटाघर के 2 किलोमीटर के इलाके में लागू हुआ नियम। पहले ही दिन आरटीओ ने थमाया कई वाहनों को नोटिस। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राज्य के 250 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम है। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी टिप्स साझा करेंगे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक लोकसभा चुनाव से पूर्व होती है। ये बड़ी बैठक है। मैं जिला अध्यक्ष ऊपर के हमने कार्यकर्ता उसमें रहेंगे, सारे जनप्रतिनिधि रहेंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तक की पूरी टीम उस बैठक में रहेगी। पूरे देश की बैठक है। स्वाभाविक रूप से लोकसभा चुनाव से संदर्भित सारे विषय आएंगे और केंद्र द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है वो हम बूथ तक पहुँचाएंगे। राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं तय होंगी और हर राज्य के राजनीतिक मुद्दे कौन से उन पर चर्चा होगी। उत्तराखंड का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को चंदा जुटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कड़ी मेहनत के बाद भी लक्ष्य पूरा ना होने पर कांग्रेस उत्तराखंड से कुछ ही लाख रुपए जुटा पाई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कांग्रेस की घटती लोकप्रियता तो नहीं है या वजह कुछ और है। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस को चंदा जुटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कांग्रेस ने इस अभियान की शुरुआत अपने 138वें राष्ट्रीय दिवस पर की थी, जिसमें कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए या अधिकतम 1,38,000 रुपए देने की अपील की गई थी, जिसे देश डोनेट फॉर देश अभियान की शुरुआत हुई। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए दूसरे चरण में अब चंदा जोड़ा जा रहा है। दोनों अभियानों में अब तक उत्तराखंड से कांग्रेस महज 25 लाख रुपए जमा कर पाई है। डोनेट फॉर देश अभियान में अब तक कुल 13,08,000 रुपए और डोनेट फॉर न्याय यात्रा में 11,99,000 का चंदा ही कांग्रेस जुटा पाई है। आम लोगों के साथ साथ नेताओं की तरफ से भी अभियान में अब तक विशेष सहयोग नहीं मिल पाया है। उत्तराखंड से अभियान के तहत सबसे बड़ा सहयोग विधायक हरीश धामी ने 1,40,000 का दिया है। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने अलग अलग 1,38,000 रुपए का चंदा दिया है। इसके अलावा आधे दर्जन से कम विधायकों ने 13,800 रुपए का योगदान दिया है। प्रदेश में कांग्रेस के 19 विधायक, कई जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और निकाय प्रमुख के महत्वपूर्ण पद होने के बावजूद कांग्रेस को अपने सबसे बड़े क्राउड फंडिंग में उम्मीद से कम फंडिंग मिली है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पार्टी की नाकामी को कहीं न कहीं ढकते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंदा इकट्ठा करने की कोई समय सीमा नहीं है। उत्तराखंड से 25 हुआ है, हमारी प्रोसेस चल रही है। अभी हमारे बूथ लेवल तक भी ये जा रहा है और बीच बीच में कई हर्डल्स आ रहे हैं। कभी मोदी जी कुछ कर दे रहे हैं, कभी किसानों के प्रति कुछ हो जा रहा है, कभी राहुल जी के ऊपर पथराव हो जा रहा है। तो हम लोग उन चीज़ों में भी व्यस्त हो जा रहे हैं और लगातार ये प्रोसेस ऑन गोइंग प्रोसेस है, उसमें टाइम बाउंड नहीं है। हमारी रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है और रोज़ हम अपडेट भी ले रहे हैं। जो पिछले महीने 11.5 लाख था वो आज 23-24 लाख से 25 लाख से ऊपर चले गया है। आज भी कई लोगों ने जमा किया है और आगे को ये प्रोसेस चलती रहेगी। हम अपना टारगेट पूरा कर लेंगे।
वहीं कांग्रेस को चंदा इकट्ठा करने में आ रही मुश्किलों को लेकर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस एक संपन्न पार्टी है और ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस को चंदा मांगने की जरूरत है, क्योंकि जब भी सीबीआई या फिर ईडी की रेड पड़ती है तो कांग्रेस नेताओं के घर में नोट काउंटिंग मशीन ले जानी पड़ती है। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे समय तक देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर राज किया है। मुझे लगता है कि भाई कांग्रेस ठीक है, एक लोकतांत्रिक परंपरा के तहत वो लोगों से चंदे के रूप में या सहायता के रूप में पैसे मांग रही है, ठीक है। लेकिन वैसे भी कांग्रेस पार्टी तो एक संपन्न पार्टी है। जिस तरह से सारे प्रकरण दिन प्रतिदिन आते हैं, कांग्रेस पार्टी के तो जो लोग हैं, जब उनके घरों में रेड पड़ती है तो कई दिन तो मशीनों को लग जाते हैं गिनने में कि कितने करोड़ रुपए हैं, कितने अरब रुपए हैं, ये विषय आता है, कितनी प्रॉपर्टीज हैं। इसलिए कांग्रेस के बाद मुझे नहीं लगता पैसे की कोई कमी होगी। आगामी लोकसभा चुनाव में नए सिरे से उतरने को लेकर कांग्रेस कई तरीके अपना रही है, लेकिन कांग्रेस के चंदा अभियान में उम्मीद से कम चंदा इकट्ठा होना कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। हालांकि कांग्रेस लक्ष्य को पूरा करने में अपना दम भर रही है, लेकिन कांग्रेस इस लक्ष्य को पूरा कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। हल्द्वानी हिंसक घटना का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पुलिस की गिरफ्त से अभी भी फरार है। पुलिस मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे को ढूंढने में दिन रात एक किए हुए हैं, मगर उसके सही ठिकाने का अभी तक कुछ अता पता नहीं लग पाया। अब दोनों आरोपियों की विदेश भागने की आशंका जताई जा रही है और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। अब सवाल यह है कि अब्दुल मलिक की ऊंची रसूख रही है, इस वजह से उस तक पहुंच नहीं बन पा रही है, या वजह कुछ और है। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अब भी फरार, आरोपी को ढूंढ पाने में पुलिस नाकाम। आखिर कब होगी अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी? 2 आरोपियों का लुकआउट नोटिस भी जारी। हल्द्वानी दंगे का मास्टरमाइंड और बंजारा परिवार से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल मलिक का रसूख किसी से छिपा नहीं और शायद अपने रसूख के दम पर ही अब्दुल मलिक पुलिस की गिरफ्त से अभी तक फरार है। मैं एफआईआर करूंगा, जेल डालूंगा, आज ही डालूंगा, आज अभी डालिए आप, अभी चलिए थाने में जाइए भाई, इनका काम में बाधा, राजकीय कार्य में बाधा, चलिए आइए साहब हमारे। हल्द्वानी हिंसा के 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब्दुल मलिक और उसके बेटे को ढूंढ पाने में नाकाम साबित हुई है। दोनों ही आरोपियों के विदेश भागने की भी आशंका जताई जा रही है, जिसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, अब अब्दुल मलिक और मोहित देश विदेश की सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर भी आ गए हैं। इधर नैनीताल पुलिस भी दिल्ली, यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड में दोनों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दे रही है। दोनों के बैंक अकाउंट्स ट्रेस कर उन्हें सीज करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जा रही है। उधर कोर्ट से संपत्ति कुर्की का आदेश मिलने के बाद पुलिस ने अब्दुल मलिक और उसके बेटे की नामी और बेनामी संपत्ति के चिन्हीकरण और आंकलन का काम शुरू कर दिया है। दोनों की नामी और बेनामी संपत्ति की तलाश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में की जाएगी। माना जा रहा है कि दोनों के नाम करोड़ों की संपत्ति हो सकती है। मतलब ये है कि बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी। दोनों ही आरोपी की पकड़ के लिए लगातार कार्रवाई जारी है और माना जा रहा है कि ऊंची पहुंच रखने वाला अब्दुल मलिक अब जल्द ही जेल की 4 दीवारों के पीछे होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून के परेड ग्राउंड से सैकड़ों की संख्या में उपनल कर्मचारियों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास को घेरने के लिए पैदल मार्च निकाला, लेकिन घेराव से पहले ही प्रदर्शनकारियों को सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। इस दौरान कर्मचारी और पुलिस बल के बीच धक्का मुक्की हुई। वहीं उपनल कर्मचारी के अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने कहा कि हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमारी एसएलपी वापस ली जाए, हम जिन पदों पर लगे हुए हैं उन्हें अधिक संख्या की जाए और आकस्मिक मृत्यु होने पर नौकरी और मुआवजा मिलना भी चाहिए, लेकिन उनकी मांगों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। लिहाजा मांग पूरी न होने पर 25,000 कर्मचारी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वहीं उपनल कर्मचारियों के प्रदर्शन को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का समर्थन मिला है। हमारी प्रमुख मांग है, एक तो एसएलपी वापस हो, हम जिन पदों पर लगे हैं उनको सरकार अधिसंख्या घोषित करे, हमारी जो अकस्मात मृत्यु हो जाती है किसी कर्मचारी की, मृतक आश्रम में नौकरी मिले। निरंतर उपनल कर्मी अत्याचार की शिकार,
और ये ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, बहुत समय से। आप अंदाज लगा दीजिए, इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उपनल कर्मी के रूप में कमा लिया है और अभी तक उनकी सेवा सुरक्षा नहीं है, सेवा शर्तें नहीं है और नियमितीकरण जो हो जाना चाहिए था कब का हो जाना चाहिए था। उधर लोहाघाट में भी उपनल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में एकत्र हुए और नाराजगी जताई है। कर्मचारियों ने चंपावत में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का घेराव किया है। प्रदर्शन में शामिल संगठन जिला अध्यक्ष पवन डुंगरिया ने कहा है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कर उपनल कर्मचारियों को नियमित की जाए। इसके अलावा सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल SLP को वापस भी ले। विभिन्न मांगों को लेकर आज हम उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के बैनर तले यहाँ पर एकत्रित हैं और हमारी सर्वप्रथम यही मांग है कि हमारे जो हाईकोर्ट में डिसीजन था SLP वापस ली जाए, उपनल कर्मी को नियमित किया जाए चरणबद्ध तरीके से और वेतन वृद्धि की जाए। राजधानी देहरादून में जाम की समस्या को कम करने के लिए यातायात पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी क्रम में घंटाघर और परेड ग्राउंड के आसपास सिर्फ GPS लगे सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति दी गई है। बिना GPS वाले सार्वजनिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई और जिसका विरोध भी किया जा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून के कुछ मुख्य मार्गों पर हमेशा जाम की स्थिति देखने को मिलती है, खासतौर पर घंटाघर और परेड ग्राउंड के आसपास। ऐसे में परिवहन विभाग ने बदहाल यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घंटाघर और परेड ग्राउंड के आसपास सिर्फ GPS लगे सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन की बात कही थी, जिस पर लगातार विवाद हो रहा है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि घंटाघर और परेड ग्राउंड के चारों तरफ 2 किलोमीटर के दायरे में बगैर GPS लगे सार्वजनिक यात्री वाहन नहीं चल पाएंगे। परिवहन विभाग की ओर से GPS लगवाने के लिए 15 फरवरी तक की मोहलत दी गई थी, जिसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है और अब परिवहन विभाग इस नियम का पालन करवाने के लिए धरातल पर भी उतर चुका है। RTO प्रवर्तन ने अपनी टीम के साथ फ्रीज जोन में वाहनों में GPS चेक किए। इस दौरान 21 वाहनों को नोटिस भी थमाया गया। आपने सही बताया कि RTA का जो डिसीजन अभी हमारा हुआ था उसमें यह तय किया गया था कि वैसे सार्वजनिक परिवहन यान जैसे ऑटो हो गए, विक्रम है, टाटा मैजिक है, सिटी बस है, जो घंटाघर और परेड ग्राउंड के आसपास संचालित होती हैं, उनके लिए GPS लगाना आवश्यक है। तो हम लोगों ने कुछ टाइम भी दिया था, कई लोगों ने लगा भी लिया है। अभी मैं चेक कर रहा था कि कुछ गाड़ियों में GPS लगे हैं और अधिकतर गाड़ियों में GPS अभी नहीं लगे हुए हैं। तो आज तक, कल तक का हमने टाइम दिया था, आज से हम चेकिंग शुरू कर रहे हैं। तो चेकिंग में हमने पाया है कि बहुत सारी गाड़ियों में नहीं लगा हुआ है, तो उन गाड़ियों का नंबर हम नोट कर रहे हैं। उसके बाद ऑफिस में जाकर के उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, नोटिस की कार्रवाई होगी और इनके परमिट के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। चालान से बड़ी कार्रवाई हमारी परमिट के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसमें वो भी हम लोग करेंगे। उधर टैक्सी, ऑटो विक्रम और सिटी बस यूनियन ने इस सिस्टम का विरोध किया है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, उत्पीड़न बंद करो। यूनियनों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर परिवहन विभाग नहीं माना तो सेवा ठप कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। ये विभागीय अधिकारी क्यों नहीं समझते? ये लोग पैसे की पूंजीपतियों को एक लोभ देने के लिए, प्रलोभन देने के लिए, उनको फायदा देने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। ये बताइए, एक गरीबों को अत्याचार कर रहे हैं सरकार। हमारी उत्तराखंड सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हमारा ये इस तरह का हमारे ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं बैठे हुए वहां पर? जिस तरीके की अगर नीति हमारे विभाग के अधिकारी ने नहीं बनाई, हमारी बात को नहीं सुना, उसको नहीं माना, हमें अपनी जान देनी पड़ेगी। हम जान दे देंगे सर, सड़क पे खड़े होके। बिल्कुल हमें अपना परिवार सड़क पे लाना पड़े, हम लाएंगे सर। दरअसल जिन 6 रूटों पर GPS के नियमों का पालन कराया जाएगा, उन पर 208 सिटी बसें, 468 मैजिक, 500 ऑटो, 600 ई-रिक्शा, 500 विक्रमों का संचालन होता है। ऐसे में GPS सिस्टम पूरी तरह से लागू होने पर परिवहन विभाग के पास ये जानकारी रहेगी कि घंटाघर और इसके आसपास के क्षेत्रों में यात्री वाहन एक दिन में कितनी बार संचालित हो रहा है। GPS से हर वाहन की निगरानी की जा सकेगी।
देखिए 23/12/2023 को आरटीए की बैठक में इस बात पर गंभीरता से विचार किया गया कि परेड ग्राउंड और जो हमारा घंटाघर है इसके आसपास जो ट्रैफिक का जाम लगता है इसकी समस्या का निवारण किया जाए। उसी के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि जितने भी वाहन इस एरिया के 1 किलोमीटर के आसपास चलते हैं सार्वजनिक वाहन, उनकी निगरानी की जाए ताकि ट्रैफिक कॉन्जेशन को रोका जा सके। साथ में इन वाहनों को DICCC में जो हमारा मॉनिटरिंग सेंटर है वहां से देखा जा सके और फोन के माध्यम से ही वाहनों को सूचित किया जा सके अगर कहीं जाम की स्थिति है या गलत तरीके से वाहन खड़े हुए हैं या पार्किंग के तौर पर उन्होंने जंक्शन के पास खड़ा करा हुआ है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने 30 दिन का समय दिया था और 15 फरवरी तक लोगों से कहा था कि अपना GPS जो लगा लें। उसके लिए हमने कंपनी का नंबर भी शेयर किया था। इसके अंतर्गत अभी हमारी मीटिंग भी हुई थी सभी उनसे जो स्टेक होल्डर हैं उनसे, तो लगभग 60 से 70 बसेस में GPS लगे हुए हैं। सारी जो टाटा मैजिक छोटी मिनी बस हैं 8 से 13 सीटर, उनमें भी हमारे GPS लगे हुए हैं। और अब हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसे वाहन जो कि इस क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं उन पर भी GPS लग जाए जिससे अच्छी मॉनिटरिंग की जा सके। परिवहन विभाग की तरफ से घंटाघर और परेड ग्राउंड के आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से यात्री वाहनों पर GPS लगाने की कार्रवाई की जा रही है, इस व्यवस्था के बाद देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये कितनी कारगर साबित होती है और आम जनता को जाम से छुटकारा मिल पाता है या नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। किसान संगठनों के शुक्रवार के भारत बंद का राजधानी देहरादून में भी असर मिला जुला नजर आया। देहरादून में किसानों ने अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि MSP उनका अधिकार है। किसान की एक ही मांग है, MSP गारंटी कानून। उसी के लिए भारत बंद का आह्वान है, उसी के लिए धरने प्रदर्शन है। गूंगी बहरी अंधी सरकार बैठी हुई देश के अंदर, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। 2.5 साल पहले जब आंदोलन खत्म करा था 6 महीने का समय लिया गया था, आज तक दोबारा लौट के किसान की तरफ देखा भी नहीं है। किसान क्या करेगा? आखिरी सत्र के बाद किसानों की मजबूरी हुई कि उन्होंने सड़कों पर आना पड़ा है और देश जाम होगा अगर इस सरकार की यही हालत रही। दिल्ली नहीं, पूरा देश जाम होगा। उधर सितारगंज के किसानों ने भी देश भर में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया है और भारत बंद का आह्वान जो किया गया था उसमें उनका मिला जुला असर नजर आया है। आपको बता दें कि नाराज किसानों ने एक जनसभा का आयोजन कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसानों ने बताया कि वो शनिवार को किच्छा टोल प्लाजा को 3 घंटे के लिए बंद करेंगे। ग्रामीण बंद का पूरे भारत का आदेश था और आज पूरे ग्रामीण बंद था और आज जो किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ है शंभू बॉर्डर पर, उसका यहाँ पर निंदा प्रस्ताव किया गया। अगर किसानों के ऊपर दोबारा सरकार अत्याचार करती है तो तराई के किसान भारी मात्रा में यहाँ से शंभू बॉर्डर के लिए कूच करेंगे और कल रुद्रपुर जो टोल है वो 12 बजे से 3 बजे तक बंद कराया जाएगा। मसूरी में भी संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के सदस्यों ने किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। इसके साथ ही नाराज लोगों ने लगातार बढ़ रही महंगाई और महिला अपराधों को लेकर भी उपजिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। आज आप देख रहे होंगे इस देश के किसानों ने पूरे भारत बंद का आह्वान कर रखा है और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र बंद है। उन्हीं को समर्थन देते हुए हमारे तमाम इंडिया गठबंधन का जो नया गठबंधन बना है वो लोग जो है किसानों को समर्थन में पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर हड़ताल की। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में सीटों से जुड़ी सभी यूनियन ने गांधी पार्क से जिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकाला। नाराज श्रमिकों ने आरोप लगाए कि श्रम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजदूरों का शोषण बंद किया जाए। प्रमुख रूप से जो सरकार की नीतियां हैं वो तमाम श्रम कानून जो लंबे संघर्षों के बाद जीते थे उनको खत्म करके 4 गोद बिल लाए हैं जो सीधे सीधे कारपोरेट के हित में है, मजदूर विरोधी कानून है। आज की इस हड़ताल का समर्थन संयुक्त किसान मोर्चा भी ग्रामीण भारत बंद करके कर रहा है। हमारा ये कहना है कि तमाम सार्वजनिक क्षेत्रों को सरकार बेच रही है।
इसके अलावा राजधानी देहरादून में फर्जी नियुक्ति पत्र का एक और नया मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक रायपुर निवासी एक युवती के साथ डीएम ऑफिस में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। युवती के पिता ने बताया कि आरोपी ने डीएम के फर्जी साइन वाला पहचान पत्र दिखाकर युवती को फर्जी नियुक्ति पत्र दिया। हालांकि अब उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कर दी है, जिस पर जिलाधिकारी ने मामले में संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उसमें एक हमारे पास एक लड़की आई थी जिसको एक नियुक्ति पत्र दिया गया था किसी एक व्यक्ति ने, और उसमें साइन एक साइन हो रखा था और वो फोर्ज डॉक्यूमेंट था, और उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि मैडम ये इन्होंने दिया है, और उनके पास एक सचिवालय का आई कार्ड भी था, और जो हमारा इस बार का जो ट्रांसफ़र ऑर्डर लिखा था उसके अंदर भी उन्होंने फोर्ज करके अपना नाम लगा रखा था, तो सचिवालय का जो ऑर्डर था। तो उसी के क्रम में फिर हमारे यहाँ से उसमें एडीएम को मैंने इंस्ट्रक्ट किया था कि तत्काल इसमें एफआईआर करें और जो भी ये व्यक्ति है उस पर कार्रवाई करें। शुक्रवार को चंपावत और उधम सिंह नगर में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। चंपावत में नाराज महिला आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जिला मुख्यालय मोटर स्टेशन से लेकर कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली भी निकाली। वहीं उधम सिंह नगर में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जनसभा का आयोजन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार उनके साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें 600 रुपए प्रतिदिन का मानदेय दिया जाए। सरकार तो हमें सबसे पहले ये तय करे कि हम हैं क्या, हम केंद्र सरकार के कर्मचारी, हम राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या हम प्राइवेट हैं, क्योंकि कोई तय मापदंड नहीं है। आधा तनख्वाह सरकार राज्य सरकार देती है, आधी गवर्नमेंट सेंट्रल सरकार केंद्र सरकार देती है, लेकिन हमको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया ना। तो आज चंपावत जिले में हम बहुत समय से आंगनबाड़ी अपनी मांगों को लेकर सरकार के आगे आई है, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को अभी तक नहीं सुना है। और जहां तक सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, ये विभाग महिला सशक्तिकरण है, लेकिन हमारी सरकार हम महिलाओं के ऊपर ही शोषण कर रही है। वहीं लोहाघाट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गुमदेश में मिनी स्टेडियम खोलने की घोषणा के बाद खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि क्षेत्र की महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया है। महिला हॉकी टीम की कोच चंद्रा पांडे ने कहा है कि मिनी स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं तो बहुत थैंक्स अदा करूँगी भाभी जी का कि उन्होंने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है हमारे गुमदेश के लिए। हमारे पास ग्राउंड की कमी थी, लेकिन अब बच्चे बहुत अच्छा और आगे मतलब बहुत अच्छा उनको खेलने के लिए मौका मिलेगा। राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय भी बच्चे निकल सकते हैं वहाँ से। तो अभी 14 बच्चे हॉस्टल में हैं, रोशनाबाद हॉस्टल में हॉकी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। 2 बच्चे अभी उधम सिंह नगर में एथलेटिक्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बाकी 9 बच्चे अभी नेशनल खेल के आए हैं। वहीं लोहाघाट के सुई गांव में ग्रामीण दूषित पानी पीने की वजह से संक्रमित बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कई बच्चे पीलिया से ग्रस्त है तो कई लोगों को पेट से संबंधित बीमारी हो रही है। लोगों का आरोप है कि जल संस्थान द्वारा दूषित पेयजल सप्लाई किया जा रहा है, जिस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मामले में जल संस्थान को कई बार शिकायत की गई। डीएम ने भी क्षेत्र का जायजा लिया है, मगर समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और उनका यह भी कहना है कि कई बार उन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकला। हमारे यहाँ पानी बहुत गंदा आ रहा है। 1.5 करोड़ की परियोजना होने के बाद भी लगातार गंदा पानी आ रहा है। डीएम साहब को बुलाया गया। डीएम साहब के बाद एक्शन ने आश्वासन दिया कि पाइपलाइन चेंज होगी, लेकिन 1 महीना होने को है, अभी तक कोई पाइपलाइन चेंज नहीं हो पाई है। और उसके बाद भी लगातार वो 15-20 मिनट गंदा पानी बाहर फेंक रहे हैं, उसके बाद भी टंकी में गंदा पानी डाल रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा में जिला पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस बैठक में जिला पंचायत सदस्यों के नियमित समय में भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही जिला योजना में पंचायत के साथ जिला प्रशासन द्वारा लगातार उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया है। वहीं इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य सरकार की विकास योजनाओं में जियोटेक सिस्टम के चलते भुगतान करने में परेशानी आ रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या के चलते भुगतान में देरी हो रही है। आज अल्मोड़ा में जिला पंचायत की बैठक थी। उसमें सबसे ज्यादा समस्या हमारी सदस्यों की थी कि जितने भी काम हम चढ़ा रहे हैं उसकी कोई भी कहीं से भी पेमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। इन्होंने 3-4 बार जियोटेक का जो प्रावधान रखा है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र जो है वहाँ पे नेट नहीं पकड़ने की वजह से पेमेंट जो है बहुत अटकती है। मेरी सरकार से एक ही है कि आप इस जियोटेक के सिस्टम को खत्म करके पुरानी तरह जो है पेमेंट का प्रावधान रखिए। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन। सीएम धामी समेत
राज्य से 250 प्रतिनिधि होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए जीत का बनेगा प्लान। उत्तराखंड में क्राउड फंडिंग से भी नहीं भर पा रही कांग्रेस की झोली। 2 महीने में जमा हुए सिर्फ 25 लाख। बड़े नेता और विधायकों की कोशिश भी बेकार। देहरादून में उपनल कर्मियों का आंदोलन तेज। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आवास घेरने की कोशिश। मांग पूरी न होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। और देहरादून में सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस अनिवार्य। घंटाघर के 2 किलोमीटर के इलाके में लागू हुआ नियम। पहले ही दिन आरटीओ ने थमाया कई वाहनों को नोटिस।